गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यह टॉपिक हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी मैंने इसे समझाया है। तो क्या प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछ सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, और कैसे उसका आंसर हम लोग तैयार करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करते चलेंगे। तो चलिए, टॉपिक का जो नाम है पहले उसको समझ लीजिए। एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी। उसके बाद इसी के अंदर आता है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, कॉमा स्कूल बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। तो ये टॉपिक का नाम है। अगर आप हिंदी में भी चाहें तो शिक्षा असमानता को बढ़ावा देने वाली कारक के रूप में। कीप इट सिंपल, सिंपली आप इसको लिख लीजिए, शिक्षा असमानता को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में। क्या प्रश्न आपको यूनिवर्सिटी पूछ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से? चलिए उस पर विचार करते हैं हम लोग। लिखिए प्रश्न: क्या शिक्षा एक ऐसा कारक है जो समाज में असमानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। डू यू थिंक दैट एजुकेशन इज एन एजेंसी और फैक्टर ड्यू टू व्हिच social inequality gets strengthened, or social inequality gets increased? Justify your answer with valid points. ऐसा करके आप उसको लिख लीजिए। अथवा करके एक और प्रश्न डालना चाहते हैं, उसको भी डालिए। क्या शिक्षा और समाज में व्याप्त असमानता के बीच कोई संबंध है? समझाएं। डू यू थिंक दैट एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी फाउंड इन सोसाइटी आर रिलेटेड विथ ईच अदर? डिस्कस। ऐसा करके लिख लीजिए। अथवा करके एक प्रश्न और लिख लीजिए। आर्थिक असमानता पर आधारित विद्यालयों द्वारा समाज में असमानता व्यापक रूप से विकसित होती है। क्या आप इस पंक्ति से सहमत हैं? डू यू थिंक दैट schools based on economical differences play major role in increasing social inequality? Justify your answer. ऐसा करके हम लोग इस प्रश्न को भी लिख लेंगे। चलिए अब आंसर तैयार करते हैं। तो कैसे आंसर लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हम लोग तैयार करेंगे एरिया। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए बोल्ड करके। इंट्रोडक्शन, या अगर हिंदी में लिखते हैं परिचय। इंट्रोडक्शन या परिचय। चलिए डिस्क्राइब कीजिए। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं आपको। यदि हम भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय समाज में कई तरह की असमानताएं व्याप्त हैं। भारतीय समाज में लोगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, और वर्गों के विभाजन के कारण भारतीय समाज की विशेषताओं में भी बहुआयामी
बहुआयामी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम भारतीय समाज का सर्वेक्षण करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि भारतीय समाज मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, पहला हाई क्लास, जिसको कि उच्च सामाजिक स्तर या उच्च सामाजिक वर्ग, मध्यम सामाजिक वर्ग और निम्न सामाजिक वर्ग। इन 3 श्रेणियों में मुख्यतः उन्हें विभक्त किया जाता है आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से या आर्थिक स्तर के अनुसार। अगर हम देखें तो ये 3 श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं। उच्च सामाजिक स्तर, उच्च सामाजिक वर्ग, मध्यम सामाजिक वर्ग और निम्न सामाजिक वर्ग, इनमें पाए जाने वाले सामाजिक सदस्यों की समस्याएं विशिष्ट रूप से विशिष्ट ढंग की होती हैं और इसी तरह के से अन्य जो सामाजिक वर्ग हैं, जैसे कि मध्य सामाजिक वर्ग, निम्न सामाजिक वर्ग, इनमें पाए जाने वाले सदस्यों की समस्याएं भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, जिसके कारण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम गहनता से इनका विश्लेषण करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी मिल पाती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो 3 प्रमुख वर्ग विभाजित किए गए या ये जो 3 प्रमुख वर्ग उत्पन्न हुए, इसके पीछे शिक्षा की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषकर भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो विद्यालय की परिस्थितियां हैं, जो विद्यालय में अधिगम एवं शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, उनमें विशेष अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि अलग अलग व्यवस्थाओं, शैक्षिक व्यवस्थाओं वाले परिवेश से जब छात्र शिक्षा ग्रहण करके सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आर्थिक दृष्टिकोण से विशिष्ट सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति होती है। यदि विशिष्ट सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार यदि एक आदर्श विद्यालय आदर्श शैक्षिक व्यवस्थाओं की सहायता से आदर्श ढंग से शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करती हैं तो निश्चित रूप से छात्र का भविष्य संवरता है, सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, परिणामतः वे सफल जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो पाते हैं। किंतु वहीं यदि छात्र ऐसे विद्यालय से पढ़कर बाहर निकला है जहां किसी तरह की कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी और जो शैक्षिक मापदंड था उसमें बहुत अंतर पाए जाते थे, तो ऐसी परिस्थितियों के कारण भी वे अपेक्षित परिवर्तन छात्रों में नहीं हो पाते, जिसकी की उम्मीद की जाती है शैक्षिक व्यवस्थाओं से, जिसके कारण भी छात्र में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, छात्र में कुशलताओं का विकास नहीं हो पाता और जिसके कारण वे अंततः एक सामान्य जीवन या फिर निम्न सामाजिक वर्ग के सदस्य बनकर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में सामाजिक असमानता को शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है
समाज में सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने में। यदि शिक्षा की व्यवस्था सामान्य रूप से आदर्श ढंग से सभी विद्यालयों में एक तरह से की जाएंगी, एक मानक के अनुरूप की जाएंगी, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, तो निश्चित रूप से सभी छात्रों में सर्वांगीण विकास, सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा और वे सब के सब उच्च वर्ग के, वे सब के सब सफल जीवन को व्यतीत करने में सक्षम हो पाएंगे। किंतु भारत में विशेषकर हम यह देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा के कारण सामाजिक असमानता को विशेष रूप से बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में ये सारी बातों को रखेंगे। अब आइए आपको एक अंग्रेजी में भी इसको रूपांतरित करके मैं बता देता हूं कि अंग्रेजी में मैं इसका विश्लेषण करता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे नोट डाउन करते चलें। When we analyze the social structure of Indian society, then we come to know the fact that Indian society from economical point of view can be divided into three major categories or classes, that is higher class, middle class and lower class. People who are the members of high class society, they definitely have all the comforts and all the prosperity. But people who are the members of middle class society, they have less comfort, they have less prosperity than the higher society, higher class. But those people who are the members of lower class, they have very miserable life pattern. They do not have the facilities of basic things. They do not have the capacity to fulfill their fundamental needs. So we see that major differences are found. We find that due to these three classes, actually different characteristics are being developed within the society. यहाँ पर पैरा चेंज कीजिएगा. Now, why this happens? Normally, we see that education, if quality education is being made available to each and every individual, then similar kinds of result will be obtained. But when we analyze the Indian condition, the Indian situation, we find that in our schools, great dissimilarities are found as far as the educational arrangements are concerned. We find that several kinds of schools several kinds of schools we have, and in most of the schools we do not have the same educational policies, the same educational criteria, the same educational facilities, etc. Due to such kind of dissimilarities, the result that we get is very dangerous. We see when students get quality education with the help of a quality school, then we see that he has all the basic skills to lead a successful life. But on the other hand, we find that when a student is bound to study in a very low category, low quality
school where the school does not provide all the fundamental facilities, and it does compromises on several educational aspects, then we see that the result becomes very dangerous. The result becomes very pathetic. Students fail to learn. Students fail to learn the basic skills to lead a successful life. So we see that some persons become so successful in their life, but the other fail to have that kind of success, as a result of which they become the member of lower class society. So we can definitely say that that education actually is responsible to bring inequality in our society. तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन का सेक्शन तैयार कर देंगे, और इसके बाद अब अगला हेडिंग जो हम लोग बनाएंगे उसको ध्यानपूर्वक आप लिखिए। पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि आपका अगला हेडिंग क्या होगा। ऐसे लिखिए, भारत में पाए जाने वाले विद्यालयों की प्रकृति। भारत में पाए जाने वाले विद्यालयों की प्रकृति, नेचर ऑफ स्कूल्स फाउंड इन आवर कंट्री। ऐसा करके अंडरलाइन कर दीजिए, नेचर ऑफ स्कूल्स फाउंड इन आवर कंट्री, अंडरलाइन कीजिए। यदि हम भारत में पाए जाने वाले विद्यालयों की प्रकृति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें बड़ी असमानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखें तो मूलतः आपको कुछ विशिष्ट तरह के विद्यालय दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि भारत में आपको सरकारी विद्यालय दिखाई पड़ेंगे और निजी विद्यालय दिखाई पड़ेंगे। मुख्यतः ये दो तरह के विद्यालय आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर शहरी और ग्रामीण दो तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं दी जाती हैं और शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, इसमें भी असमानता देखने को मिलती है। यदि हम भारतीय विद्यालयों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वैसे विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या चाहे सरकारी विद्यालय हों, उनमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो विशेषताएं पाई जाती हैं उनमें बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों में प्रायः हम यह देखते हैं कि कई तरह की भिन्नताएं होती हैं और कई स्तर पर जो है वे शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले विद्यालयों से अलग दिखाई पड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो विद्यालय हैं वहाँ कुछ हद तक प्रयत्न जरूर किए जाते हैं कि विद्यालयों में सभी आदर्श एवं मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, ताकि प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम का कार्य संपन्न किया जा सके। और इसके लिए चेष्टा की जाती है निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों द्वारा। लेकिन यह भी सत्य है कि जिस आदर्श परिस्थिति की कल्पना हम करते हैं, ऐसी आदर्श परिस्थितियां
सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में, शहरी विद्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। बहुत कम ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें कि सभी शैक्षिक सुविधाएं आदर्श ढंग से मुहैया कराई जाती हैं। इसी तरीके से जब हम ग्रामीण विद्यालयों में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं वहाँ भी विद्यालय निजी क्षेत्र के हो सकते हैं और सरकारी प्रकृति वाले विद्यालय हो सकते हैं, लेकिन वहाँ स्थिति और भी खराब देखने को मिलती है। वहाँ तो बहुत कम संख्या में गिने चुने ही कुछ ही विद्यालय वहाँ भी हमें दिखाई पड़ते जो कि सभी मान्यताओं पर खरा उतरते हों और सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराते हों। फिर भी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कई तरह की कमियां व्याप्त हैं, कमियां पाई जाती हैं। सुविधाएं, जो मूलभूत आदर्श सुविधाएं हैं, उसकी कमी रहती है, जिसके कारण कि जो परिणाम प्राप्त होता है वे उसमें बड़ी असमानता पाई जाती है, जो कि अंततः हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो विद्यालय हैं उनमें कई तरह की विसंगतियां पाई जाती हैं, जैसे कि जिसके कारण कई तरह के शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं पाई जाती, जिसके कारण कि हमें जो है समान तरह के परिणाम प्राप्त नहीं होते और जो कि अंततः सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको ये करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अब अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।